आज हम हैं राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के कैंप में। हम आपको बताना चाहेंगे कृषि ने भारत में और पूरे विश्व में इंसान की नींव रखने में एक मजबूत कड़ी निभाई है। आज हम इसी तौर पे बात करेंगे जब किसान अपने आंदोलन, अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। आज हमारे साथ हैं यहाँ पे गुरप्रीत सिंह, जिला पीलीभीत से हूँ, उत्तर प्रदेश से। हमारे साथ यहाँ पे एक और साथी हैं, हम उनसे जानेंगे कि उनका नाम और उन किस लिए आज यहाँ पर हैं। मेरा नाम राहुल राज है। मैं राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन में मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जैसे इस समय अभी 12 बजे से 10वें दौर की मीटिंग चालू होगी सरकार के साथ किसानों की। किसान यूनियन ने पहले ही बोल रखा है कि हमें इससे भी कुछ ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं। तो आप आगे इसके बाद क्या होगा, आपको क्या लगता है? अभी तो हम आज वेट कर रहे हैं। कुछ 1-8% उम्मीद है कि हो सकता है कि सरकार किसानों के हित के बारे में सोच ले, और अगर मान लीजिए नहीं सोचती है, 26 जनवरी को लेके जैसे भी दिशा निर्देश मिलेंगे, सभी किसान संगठन एक साथ एकजुट होकर जो भी निर्देश देंगे उस आदेश का पालन किया जाएगा किसानों की तरफ से। जैसे कि अभी हमने देखा है कि सरकार ने ये बोला है कि कृषि मंत्री ने ये बोला है कि किसान आए हमारे पास वार्तालाप करने से पहले खुले मन से आए, खुले विचारों से आए, ताकि हमारी उनसे वार्तालाप हो सके। तो आप क्या किसान खुले मन से जाएंगे कि अपने उसी बात पे अड़े रहेंगे कि इन कानूनों को वापस लेना है? देखिए, ये तो अब जो वार्ता में गए हैं, ये तो आज वो जो 40 किसान नेता वार्ता में जा रहे हैं, ये तो आज वो देखेंगे ना कि वो किस तरह से वहाँ पे क्या बातचीत करके आते हैं। हम तो उम्मीद करते हैं वो खुले मन से पूरी एक बड़े दिल के साथ किसान नेता भी और सरकार भी दोनों ही बातचीत करें और इस मुद्दे का हल कर पाएँ। अड़ियल रवैये से दोनों ही तरफ से अगर अड़ियल रवैया रहेगा, जो कि पहले सरकार ने शुरू किया था, यहाँ तो किसानों ने तो एक्शन पे रिएक्शन दिया है। शुरुआत अड़ियल रवैये की सरकार की तरफ से हुई थी, लेकिन आज हम यही चाहेंगे कि दोनों तरफ से ही थोड़ा बहुत बड़ा दिल करना पड़ेगा, और इस समस्या से, या यूँ कह लीजिए कि जो आज किसानों के मुद्दे हैं, इनको हल करने के लिए पहले तो सरकार को ही आगे आना चाहिए। जैसे कि आपने बोला अड़ियल रवैये से, पर सरकार ये बोलती है कि हमारा रवैया अड़ियल नहीं है। हम तो आपने पराली के मुद्दे पे हम पीछे हट गए, हमने उसको विड्रॉल कर लिया है। बाकी जो छोटे छोटे चेंजेस थे हम कर रहे हैं, पर हम पूरी तरीके से कानून वापस नहीं ले सकते हैं। तो किसान यूनियन वहीं खड़ा रहेगा कि किसान यूनियन भी अपनी तरफ से थोड़ी सी नरमी दिखाएगा? सर आप कुछ बोलें। देखिए, ऐसा है, जैसा कि गुरप्रीत भाई ने कहा कि अड़ियल रवैया जो है वो सरकार ने तैयार किया था। किसान अपनी खुले मन से बात रखने के लिए दिल्ली आया था। हम सब मिलके रामलीला मैदान जाना चाहते थे। सरकार ने रोडें खोदी, जो सरकारी संपत्ति है उसका नाश सरकार ने शुरुआत की, आरोप किसानों पे लगाया। इसके बाद जब किसान उसी जगह बैठ गया जहाँ सरकार ने रोका है, तो इसमें हमारा मन तो कहीं संकुचित नहीं था। फिर सरकार ने कहा कि आप वार्ता के लिए आइए। हम खुले मन से वार्ता के लिए गए। हमने पहले ही सरकार को स्पष्ट किया कि आपके कानून में ये खामियां हैं। पहले तो सरकार मानने को तैयार नहीं थी कि कोई खामियां हैं, और फिर जब 15 खामियां हमने गिना दी और उनको ये कह दिया कि आपका ये जो टायर है वो पूरी तरह पंचर हो चुका है, और इतने पंचरों के बाद टायर को चलाने से बेहतर हम नया टायर ले लें। आप एक नया कानून बनाइए, हमारे साथ बैठ के बनाइए। हम कृषि सुधार के विरोधी नहीं हैं, लेकिन ऐसा सुधार जो हमारी आने वाली पीढ़ियों का दमन करे, हम उसको खुले मन से कैसे स्वीकार लें? तो पहले दिन से सरकार से कह रहे हैं कि आपके इस कानून में बहुत सारे लूप होल्स हैं। मान्यवर इन कानून के लूप होल्स को हटाने के लिए आप इस कानून को अबॉर्ट करिए, बैठ के नया कानून बनाइए। और एमएसपी गारंटी का जो कानून पूरे देश का मुख्य मुद्दा बरसों से है, जब से एमएसपी चालू हुई है, क्योंकि कुछ राज्यों में जहां किसानों के संगठन मजबूत हैं वहां तो लोग एमएसपी का लाभ ले पाते हैं, लेकिन बाकी राज्य जहां पर किसानों के संगठन मजबूत नहीं है वहां किसानों को एमएसपी के लाभ के बारे में जानकारी भी नहीं है। जैसे कि आपने बोला एमएसपी के बारे में, तो सरकार का ये मानना है कि अभी सिर्फ 7% ही देश के किसान हैं जिनको एमएसपी का पूरा फ़ायदा मिल रहा है। अगर प्राइवेट मंडी आ जाएगी तो उन किसानों को भी एक अच्छा भाव मिलना चालू हो जाएगा। पर किसान यूनियन ये कह रहा है कि ठीक है, अगर आप प्राइवेट मंडी ला रहे हैं तो उनको भी एमएसपी के अंतर्गत ला दीजिए। तो इसको आप किस तरीके से हमारे आम जनता की भाषा में समझाइए? देखिए, ऐसा है, सरकार का तर्क ये है कि अगर निजी मंडी खुल जाएगी तो प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ेगा, और उस प्रतिस्पर्धा में व्यापारी बड़े बड़े दाम, ऊंची बोली लगाएंगे और किसान को अपना दाम मिलेगा। सरकार का एक और तर्क है कि किसान आज़ाद हो गया, अपने दाम का, फसल का दाम खुद तय करेगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से देश की जनता को बता दूं, किसान रोज़ उगाता है, रोज़ बेचता है। हम किस किसान की बात कर रहे हैं? हम 60 एकड़, 50 एकड़, 100 एकड़ के किसान की बात नहीं कर रहे हैं जो स्टोरेज रख सकता है। क्या 5 एकड़ के किसान के पास भंडारण की कोई व्यवस्था होती है?
क्या वो फसल आने के बाद अगर उसकी फसल बाहर धूप में पड़ी रही या बरसात आ गई और उसकी गेहूं की फसल खराब हो गई तो वो किसको बेचेगा? किसान के पास इतना समय नहीं रहता है साहब, काटना है, बेचना है, और जो दाम मिलता है उसमें बेचना पड़ता है। लेकिन मजबूरी ये है कि सरकार ऐसा परिदृश्य कर रही है कि किसान अब वेयर हाउस खोलेंगे, किसान अब कोल्ड स्टोरेज खोलेंगे। कोई किसान नहीं खोलने वाला है। पहले भी वेयर हाउस कॉर्पोरेशन जब देश में लॉन्च हुआ था तो वेयर हाउस का लाभ बड़े बड़े नेताओं के आसपास घूमने वाले बड़े बड़े लोगों ने लिया है, बड़े बड़े किसानों ने लिया है। हम बात कर रहे हैं देश भर के उन 90% किसानों के जो 5 एकड़ से कम है। और सब्जी उत्पादक किसान का क्या, उसकी सब्जी शाम को नहीं बिकेगी, खराब नहीं हो जाएगी? पर मतलब 23 ऐसे क्रॉप्स हैं जो सिर्फ एमएसपी के अंदर आते हैं, सब्जी और इनमें से बहुत नहीं आती हैं ये उसके अंदर। मैं आपको एक लमसम एक आंकड़ा बताना चाहूँगा कि भारत की जीडीपी में कृषि का 30 लाख करोड़ रुपए का योगदान होता है हर साल। इसमें से 20 लाख करोड़ रुपए वो हैं जो कि एमएसपी के अंदर नहीं आते। सिर्फ 10 लाख करोड़ रुपए ऐसे हैं जो एमएसपी के अंदर आते हैं। इसमें से 5 लाख करोड़ रुपए जो है कि किसान अपने लिए इस्तेमाल कर लेता है, अपने निजी इस्तेमाल के लिए रख लेता है। बचा ये सारा मुद्दा आकर 5 लाख करोड़ रुपए पे अटक जाता है। हमारे किसान भाइयों का आंदोलन सिर्फ उस 5 लाख करोड़ रुपए की एमएसपी के लिए है जो शायद सरकार कहीं ना कहीं दे सकती है। आपका इसके बारे में? देखिए ऐसा है, आपके आंकड़े को मैं थोड़ा ठीक कर दूं। मुद्दा केवल 5 लाख करोड़ के एमएसपी का नहीं है। एमएसपी सरकार नहीं दे सकती, हम आपके माध्यम से सीधा सीधा कह रहे हैं। कोई भी सरकार भारतीय लोकतंत्र में सारी खरीद नहीं कर सकती। फिर तो ये मांग जाए, सुनिए ना पूरी बात सुनिए। हम आपके सामने चौथी पीढ़ी के किसान बैठे हैं, आज़ाद भारत के पढ़े लिखे किसान हैं। सरकार की बस की नहीं है खरीद करने की, ये हम जानते हैं। लेकिन अगर अडानी, अंबानी और आम उपभोक्ता हमसे एमएसपी पे खरीद सके, इसके लिए एमएसपी गारंटी कानून बन जाए, इससे सरकार को क्या तकलीफ है? पैसा सरकार का नहीं जाने वाला है, आम उपभोक्ता का जाने वाला है। उस आम उपभोक्ता का जाने वाला है जो 65 रुपये का 35 ग्राम चिली फ्लेक्स खाता है। 20,000 रुपये कुंटल की मिर्ची 4 कूट के दे देते हैं, उसको खाने में उसको तकलीफ नहीं है। उस आम उपभोक्ता की चिंता सरकार कर रही है। उस अडानी अंबानी की चिंता कर रही है जिसके पास अरबों खरबों का लोन ले रखा है। हम आपसे क्लियर कह रहे हैं, सरकार केवल 6% ही जीन्स खरीद सकती है, हम भी जानते हैं। लेकिन अगर प्राइवेट वेंडर, जिसकी सरकार, आप ही ने कहा ना कि प्राइवेट मंडी में प्रतिस्पर्धा हो, तो खरीदने दो ना। हम कह रहे हैं ऐसा कानून बना दो कि हमारी एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। दारू की बोतल पे एमएसपी और एमआरपी लिखा रहता है, ना एमएसपी से नीचे दारू बिकती है और एमआरपी से ऊपर दारू बिकती है। तो भैया फसल के साथ ऐसा क्यों है? आदमी भूखा प्यासा रह के जीवन नहीं जी सकता, दारू पिए बगैर रह सकता है। तो एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उससे नीचे से बोली चालू ना हो। इतनी सी तो मांग कर रहे हैं कि अगर 1935 रुपये का गेहूं अगर आपने कर दिया तो उससे नीचे से बोली चालू ना हो। आप दिलवाओ ना उससे ऊपर। और आप बात करो प्राइवेट मंडी की, सरकार की अपनी सरकारी मंडी में, सरकार की अपनी खरीद में व्यापारी बोली नीचे लगाता है, सरकार उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती है। आप बात करो प्राइवेट मंडी में, प्राइवेट मंडी में साहब सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। आज हम किसान संगठन दबाव किस पे बना रहे हैं? सरकार पे बना रहे हैं। कल जब प्राइवेट मंडी हो जाएगी और मान लो अडानी अंबानी या जो भी सो कॉल्ड व्यापारी हो, उसने एफएक्यू की आड़ में ये कह दिया कि साहब नमी ज़्यादा मैं नहीं खरीद रहा, तो हम उसका क्या उखाड़ लेंगे? किसके पास जाएंगे? एसडीएम के पास जाएंगे। एसडीएम 151 लगा के हमको अंदर बिठा देगा धरना प्रदर्शन करने की आड़ में। कलेक्टर के पास जाएंगे जिसको ज्ञापन लेने में शर्म आती है। कानून में ये भी है कि एसडीएम को भी ताकत मिल जाएगी कि आप लीगली एक्शन लेने के मुताबिक एसडीएम कोर्ट में जा सकते हैं। एसडीएम कोर्ट की आप बात कर रहे हैं, मैंने आपसे कहा 4 किसान मिलके अगर किसी बात का विरोध कर दे तो वही एसडीएम 151 की धारा लगाता। किसके कहने पे? किसान के कहने पे। सरकार का नुमाइंदा एसडीएम होता है, व्यापारी सरकार को चंदा देते हैं। अगर हमारा विवाद उससे हो गया तो एसडीएम हमारी सुनेगा, सरकार की सुनेगा। फिर सरकार कहती है कि भाई एसडीएम नहीं सुन रहा तो आप बड़े बाबू कलेक्टर के पास चले जाओ। कलेक्टर को ज्ञापन लेने में शर्म आती किसान संगठनों से? वो किसान जब 250 जाते हैं तो पूछता है बाहर अपने एडीएम से कितने लोग आए हैं, बोले साहब 100 लोग आए। बोले तुम ले लो ज्ञापन। फिर सरकार कह रही कि चलो वो भी ना सुने तो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी से मिलने के लिए आप दिल्ली आई। मतलब 2.5 लाख रुपए का पेमेंट अगर किसी किसान का फंस जाए तो क्या वो मध्य प्रदेश के दूर दराज के इलाके से ट्रेन बस का टिकट करके यहाँ के चपले घिसेगा? किसको मूर्ख बना रहा है? इस लोकतंत्र में जहाँ चवन्नी का 20-20 रुपये में जो खसरा खतौनी वहाँ से निकलने चाहिए तहसील के लिए, उसके 150 रुपये की रिश्वत किसान देता है। उस सिस्टम में, उस तहसील से आप हमसे न्याय की बात कर रहे हैं। कितने प्रकरण लंबित है राजस्व के विभाग में किसानों के, उनका निराकरण सरकार से नहीं होता। इस भ्रष्ट सिस्टम में, जिसको भ्रष्टाचार की बोलते हैं, हम मिटाएंगे, इस पूरे भ्रष्ट सिस्टम में सरकार हमको मूर्ख समझती है जो हम सोचे कि हम एसडीएम और कलेक्टर से न्याय ले पाएंगे। क्या बात करते हो आप साहब? प्रैक्टिकल जीतो, प्रैक्टिकलिटी धरती पे जीते हम लोग, जमीन से जुड़े लोग हैं हम। ये बातें मैं नहीं कह रहा, जो सरकार कह रही है वो बात है। बात बता रहे हैं कि प्रैक्टिकलिटी ये है कि सरकार चाहे कुछ भी कहती रहे, एसडीएम और कलेक्टर हमारा न्याय नहीं कर सकता। जब तक हम कोर्ट में जाके किसी व्यापारी और अधिकारी को नहीं घसीट सकने का अधिकार नहीं होगा तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता। और मैं बार बार कह रहा हूँ, इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा एमएसपी है।
जब तक समर्थन मूल्य पे खरीदी की गारंटी का कानून नहीं बनेगा, चाहे कोई कानून आए चाहे का कानून जाए, किसान की स्थिति नहीं सुधर सकती। क्योंकि किसान ये कभी नहीं कर सकता, ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि किसान अपना मूल्य खुद तय कर लेगा। नहीं कर सकता साहब, किसान के पास भंडारण की व्यवस्था ही नहीं है। नहीं हो पा रहा है। सरकार का ये भी कहना है कि अगर चलिए हम एमएसपी ला भी देते हैं, पर तो वो किसान जो छोटा किसान बहुत कम मात्रा में उगाता है, वो उसके पास इतना पैसा नहीं कि वो माल ढोए और फिर मंडी में ले जाके एमएसपी पे बहुत बेचे। बढ़िया आपने। प्राइवेट कंपनियां हैं जो उसके दरवाजे तक पहुंच के उसको दे सकती हैं माल, पर इसके लिए फिर क्यों आप किसान आंदोलन कर रहे हैं? जब आप अपने खुद के भाइयों के लिए आप आंदोलन कर रहे हैं, जो छोटे किसान है जिनके पास नहीं है इतना साधन कि वो मंडी जाकर बेचे, तो फिर क्यों उनके लिए? मैं आपको बता देता हूँ, छोटा किसान है, मंडी नहीं जा सकता है, अभी भी कोई रोक नहीं, कुछ से खरीदना चाहे खेत से खरीद सकता है, कोई रोक नहीं है। रोक व्यापारी पे ये है। पर वो है ना कि इस समय आपको उसको मनचाहा दाम नहीं मिलेगा। तो हम तो कह रहे हैं एमएसपी गारंटी कानून अगर बन जाता है तो क्या उस छोटे व्यापारी को इस बात का अधिकार नहीं होगा? वो खेत से बेचे चाहे कहीं भी बेचे, उसको तो उसका मोल मिल जाएगा ना। इससे सरकार को क्या तकलीफ है? अगर वो कहीं जा नहीं सकता है, अगर आप ही को कुछ सामान चाहिए मान्यवर, 1 किलो गेहूं लेने आप किसान के खेत पे चले गए, छोटा ही है ना, सब्जी भाजी तो उगाता है, जो भी मोल होगा उसको वहीं आप दे के आ जाओगे, तो उससे सरकार को क्या तकलीफ है? हम कह रहे हैं कानून बन जाए। देखो, आप भी अमर नहीं हो, मैं भी अमर नहीं हूँ, मोदी जी भी अमर नहीं है, सबको मरना है एक दिन। लेकिन हमारे 3 पीढ़ी बाद जो पीढ़ी हमारी आने वाली, आज से 30 साल बाद, 40 साल बाद, यही एमएसपी कानून अगर बन जाएगा ना, तो ये हमारा एक शेल्टर होगा। आज समस्या ये है कि इस देश की जनता को ये समझना पड़ेगा, जिस देश में ये बात चलती हो कि पर कैपिटा इनकम में प्रति व्यक्ति आय एक सुनिश्चित होनी चाहिए, साहब इससे ज़्यादा कम तनख्वाह नहीं दे सकते, उस देश में ये बात क्यों नहीं आती कि इससे ज़्यादा कम तनख्वाह जो मोल होना चाहिए वो दाम का नहीं हो सकता? आखिरकार किसान भी इंसान है, हमारा प्रति व्यक्ति आय की कोई चिंता सरकार को क्यों नहीं है? ऐसे कानून का क्या मतलब जिसमें हमारी प्रति व्यक्ति आय का अक्षम हो जाए? हमें चाहिए ऐसा संरक्षण जिसमें हमारी प्रति व्यक्ति आय सुनिश्चित रहे कि भाई इससे ज़्यादा आय किसान की कम होनी नहीं चाहिए। इतना पैसा तो एक 5 एकड़ के किसान, 2 एकड़ के किसान को मिलना ही चाहिए। हम भी तो वही कह रहे हैं, ये झुंझुना नहीं चाहिए कि 5,000 रुपये खाते में डाल दिए सम्मान निधि के नाम से, ये सब झुंझुना होते हैं। 45 लाख करोड़ रुपया बकाया है सरकार के ऊपर हमारा एमएसपी के अगर अनुसार लिया जाए। सरकार ही एमएसपी घोषित करती है, व्यापारी एमएसपी देता नहीं है। वो 45 लाख करोड़ रुपए देने के बजाय तुम 6,000 रुपये हमारे खाते में डाल दोगे, हम खुश हो जाएंगे? हमको मूर्ख समझ रखा है क्या? हम आपसे कह रहे हैं तार्किक बात करते हैं। आज की डेट में हम लोग तार्किक बात सरकार को पच इसलिए नहीं रही क्योंकि सरकार में कोई तर्क चलता नहीं है, और ये तर्क सबसे बेकार होता है कि साहब जनता ने हमें चुना है। जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात होती है तो सरकार ये बोलती है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग फ़ायदेमंद है किसानों के लिए, किसानों को एक आय मिलना सुनिश्चित है कि कोई कंपनी आएगी उससे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगी, उसको एक मिनिमम पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा जो किसान खुद से खेती ना करा पाए उस हिसाब से। और दूसरा एक बात है कि सरकार ये बोल रही है कि हम प्राइवेट मंडी इसलिए भी ला रहे हैं कि लोगों को उनका भाव मिले, और साथ साथ में जो अभी पेमेंट में दिक्कत होती है किसानों को, हमने वहाँ पे भी रियायत दे रखी है प्राइवेट कंपनियों से, हमें ज़्यादा पेपर की ज़रूरत नहीं है और पैसा जल्दी मिलने की संभावना है। तो वो भी एक कहीं कॉन्ट्राडिक्टी सरकार कर रही है, या फिर आप लोगों को लगता है कि ये भी कहीं एक जुमलेबाजी या धोखेबाजी है? देखिए, ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। गन्ना खेती जो होती है ना, वो अनुबंध खेती होती है, और उत्तर प्रदेश उसका बड़ा उदाहरण है। इसके अतिरिक्त पेप्सिको जैसी कंपनी जो अनुबंध करती है, मैगी और नेस्ले जैसी कंपनी जो टमाटर वाले किसानों से अनुबंध करती है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि सारी चीज़ें चलन में है, झूठ ये है कि इसको कानून बनाया गया। देखो, अनुबंध खेती पहले से चलन में है ना। भंडारण पे रोक थी, वो बिल्कुल सही रोक थी। ये आपकी जो बात आपने बोली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, जैसे देखिए इस समय हम देखेंगे कि यूपी, बिहार, हरियाणा और अपने इन राज्यों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का चलन थोड़ा ज़्यादा है। यहाँ पे मैं जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास बहुत सारे किसान आते हैं, बात करते हैं कि हम क्या करें। एक कंपनी आई, उसने बोला कि आप हमारे एलोवेरा के लगा लीजिए। वो किसान को बेच के चली गई, 1 लाख 2 लाख का एलोवेरा बेच के चली गई। उसने पेड़ लगाया, वो इंतजार करता रहेगा कि कब आएगी कंपनी और कब फसल काटेगी, पर कंपनी आती नहीं। पर इस कानून में उसको ये गारंटी मिल जाएगी, उसके पास लिखित होगा कि सब रजिस्टर्ड होगा, लिखित होगा कि अगर वो आगे कार्रवाई कर सकता है। ऐसे में उसको पता ही नहीं कंपनी कहाँ से आई, कहाँ चली जाएगी। कार्रवाई कर सकता है, लेकिन कार्रवाई करने कहाँ जाएगा? एसडीएम के पास, कोर्ट नहीं जा सकता। हमें एक बात बता दो, क्या ये भारत जो है देश है, इसमें कोई भी कोर्ट जा सकता है? जब बारी किसान की आई तो वो कोर्ट नहीं जा सकता है। ये दोहरा चरित्र क्यों? नहीं, दूसरा एक एंगल उसमें ये भी है, कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध खेती का आप पूरा प्रावधान पढ़ेंगे, 5 वर्ष के लिए अनुबंध खेती होगी, और उस ज़मीन पे कोई भी व्यापारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाने के लिए लोन ले सकता है। अब मैं आपसे एक जेन्युइन सवाल पूछ रहा हूँ, 5 एकड़ के किसान के साथ एक उद्योगपति ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का अनुबंध कर लिया। वो उस 5 एकड़ में संतरा लगाता है, फिर उसने उस 5 एकड़ के संतरे के प्लॉट में, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ संतरे का, प्रोसेसिंग यूनिट लगा दी 1 करोड़ 1.5 करोड़ की। 5 साल में अनुबंध खत्म हो गया। अब आप मुझे बताइए, क्या कोई व्यापारी अपने 1.5 करोड़ का सेटअप छोड़ के ऐसे ही चला जाएगा?
और वो लोन लेगा, किस आधार पे लेगा? किसान की ज़मीन पे। मान लो उस व्यापारी ने लोन नहीं पिटाया तो बैंक किसकी ज़मीन कुर्की करेगा? किसान की, क्योंकि वो लोन तो उसके माथे पे आएगा। और आप दिल्ली में बैठे हैं, ठीक है, हम लोग तो गांव से आए हैं। दिल्ली जैसे शहर में जब कोई एक दमदार बिल्डर किसी के फ्लैट पे कब्जा कर लेता है ना, तो सरकार कितनी ताकत लगा ले, हाथ पैर जोड़ के मांडवाली होती है, तब जाके फ्लैट छूटता है। कि इस मुंह से कह रहे हो कि एक 5 एकड़ के किसान की ज़मीन अडानी अंबानी जैसा आदमी दबा लेगा तो वो कोर्ट के चक्कर लगाएगा, या एसडीएम कोर्ट के या जो भी कलेक्टर के लगाएगा और उससे छुड़ा लेगा? मतलब हम वही कह रहे हैं, बात करो वो जो व्यवहारिक हो। हम नहीं लड़ सकते साहब इन लोगों से, हमें चाहिए सरकार का संरक्षण। हम हमारी सरकारी मंडी में लाख खामियां हैं, उनको सुधारने के लिए पिछले 35 वर्षों 40 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनको सुधारने किसान के ये बजाय प्राइवेट आदमी लगा रहे हैं। किसान ये चाहता है कि जो पहले से मंडी की व्यवस्था है वो वैसी है, बल्कि उसमें सुधार होना जरूरी है। आपने जो कई सारे प्रश्न खड़े किए थे कॉर्पोरेट फार्मिंग को लेके, मैंने तो वही प्रश्न खड़े किए जो वही सरकार जो के सरकार कहना चाह रही है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, आप नहीं कर रहे हो। सरकार जो कहना चाह रही है कि कॉर्पोरेट फार्मिंग आने से ये लाभ मिलेगा, पेमेंट ऐसे मिलेगा, पेपर वर्क इजी होगा, फला ढिमकाना। 67 साल से हम लोग गन्ने की खेती कॉर्पोरेट फार्मिंग में कर रहे हैं। 3.5 महीने हो गए हैं ये कानून आए हुए, जो लागू है। 27 सितंबर से कानून लागू है। पिछले साल का पेमेंट उत्तर प्रदेश में अभी तक नहीं हुआ है। 14 महीने हो गए हमें पेमेंट नहीं मिला था। इस कानून को तो दमदार तब मानते ना कि कानून आने के बाद हमें 14 दिन में पेमेंट मिल गया होता। कानून आने के बाद हमने एसडीएम को कहा कि हमें पेमेंट नहीं मिला, एसडीएम ने हमें पेमेंट दिलवा दिया होता। कानून आने के बाद एसडीएम ने नहीं सुनी, डीएम सुनता, डीसीओ सुनता, कोई तो सुनता। 3.5 महीने बाद कोर्ट के स्टे ऑर्डर से टेम्परेरीली ये कानून रद्द कर दिया गया है, लागू नहीं है, हटा दिया गया है। सो एक अलग बात है। 3.5 महीने तक जब ये कानून लागू रहा है तब कौन सा हमारे वारे न्यारे हो गए थे पेमेंट के? तब हमें पेमेंट नहीं मिली। क्यों भाई? कहाँ से दिखा रहे हो इसकी मजबूती हमें? कोई एक पॉइंट तो दिखाओ। दूसरा, आपने कहा कॉर्पोरेट फार्मिंग से गारंटेड हो जाएगा कि जो कॉर्पोरेट हमसे अनुबंध करके जाएगा उसको आके खरीदना होगा। पिछले साल जो गन्ने का अनुबंध हुआ था, इस कॉर्पोरेट फार्मिंग का नंगा नाच हुआ था 13 जनवरी को बरखेड़ा में, पीलीभीत जिले के अंदर, बजाज चीनी मिल के सामने। किसानों ने धरना प्रदर्शन लगा रखा था, धरना कर रहे थे कि हमें पेमेंट चाहिए पिछले साल का। इस साल की बात छोड़ो, 9 नवंबर से इस साल का पेराई सत्र शुरू हो रखा था, लेकिन हमें पेमेंट पिछले साल का भी नहीं मिला अभी, और कानून लागू था। वहां पे अंदर से प्रस्ताव क्या आता है, और मुझे समझ नहीं आती है कि अधिकारियों को शर्म नहीं आई, सरकारी अधिकारियों को। वो मिल का प्रस्ताव लेके आते हैं किसानों के बीच में और आके क्या कह रहे हैं, वहां पे हुआ क्या था, किसानों ने मिल को गन्ना देना बंद कर दिया था, गेट के बाहर ट्रॉलियां खड़ी कर दी थी कि मिल को गन्ना नहीं देंगे। सरकारी अधिकारी आते हैं यहाँ पे, डीसीओ साहब आते हैं, वो आके क्या कहते हैं, एसडीएम साहब साथ में थे, वो आके ऑप्शन दे रहे हैं कि आप ऐसा करो, अगर आपको यहाँ पे गन्ना ना देना हो तो आप किसी दूसरी जगह पे गन्ना दे सकते हो। गारंटी कहाँ गई भाई खरीदने की? अनुबंध तो इस मिल से हुआ था ना, अब क्यों भाग गए? पेमेंट देने की बारी आई तो आप अनुबंध से भाग गए हो। पिछले साल अनुबंध करने की बारी थी तो आपने अनुबंध किया है, तो इस बार खरीदेगा कौन? खरीदेगा कौन? आप कुछ कह रहे थे इस बारे में? फार्मिंग में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आपने कहा पैसे वाली बात, तो पैसा देगा कौन और पैसा लेने की गारंटी क्या है? गारंटी तभी हो सकती है जब एमएसपी गारंटी कानून बन जाए कि भाई नहीं देगा तो जेल जाएगा। अगर आपने किसी भी प्रकार की कोई अनुबंध खेती कर भी ली है तो लड़ाई झगड़ा हो गया तो एसडीएम कलेक्टर के पास, और व्यवस्था जिस बात की चल रही, बार बार बात ये आ रही कि सब उसमें एक बात सुनिश्चित है कि ये खरीदेगा ही खरीदेगा। अब बहुत सारे क्लॉजेज होते हैं। उसने कह दिया कि ये वाला बीज डालने को कहा था मैंने, आपने ये वाली दवाई क्यों डाल दी? क्योंकि इसमें सरकार एक तरह से बाध्य कर रही है कि हम वही बीज डालें जो सरकार चाहती है। और मैं एक बात और आपके माध्यम से कह दूं, सरकार की सारी प्लानिंग इन पूरे तीनों बिलों के पीछे ये है कि सरकार सीड बिल लाना चाहती है। सीड बिल लाने के बाद सरकार ये होगी कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी वो कहेगा यही बीज डलेगा। ऑलरेडी हिंदुस्तान की खेती, जो पैतृक खेती हमारी जैविक खेती थी, उसको बर्बाद सरकार कर चुकी है। यूरिया, पहले एक बीज आता है, उससे कुछ दवाई, जानवर, कचरा उग गया था तो उसको मारो, उसको मारने के बाद कीटनाशक डालो, कीटनाशक के बाद यूरिया डालो। हमारी खेती वैसी खत्म हो चुकी है। और इसके बाद अब सीड बिल भी सरकार लाना चाहती है। बाहर के सीड्स आएंगे, उन्हीं को हमें डालना पड़ेगा, और कंपनियां कह देंगी साहब ये डाला है तो ये हम खरीदेंगे, तो हम कहाँ जाएंगे? पर सीड बिल की आपने बात करी तो अभी भारत में सिर्फ 40% सीड पता है कि कहाँ से आ रहा है।
बाकी 60% बीज किसी को नहीं पता कहाँ से आ रहा है, कभी कभी किसानों को उसमें भी नुकसान हो जाता है। सीड भी लाना मतलब सरकार का ये कहना है कि हम किसानों को एक अच्छा सीड प्रोवाइड करवाना चाहते हैं। हम देखो भैया ऐसा हम है, अपने हम घर से हमारा वो- जो पुराना वाला बीज है ना, हम तो चाहते हैं सरकार उसका संरक्षण करे, हमें हमारे बाप दादाओं के ज़माने का बीज दे, हम उसमें बहुत खुश हैं, ताकि आम उपभोक्ता हुई को भी खाना अच्छा मिले। आज दुनिया में सारी लड़ाई हो रही है, कोरोना हो गया, इम्यूनिटी बढ़ाओ, आप क्यों नहीं लाते? आप जैविक खेती को प्रमोट करो ना। हमको सरकार ये खाद के ऊपर सब्सिडी देना, जैविक के ऊपर, कि हम गोबर खाद डालें, केचुआ खाद डालें। इस तरह से हिंदुस्तान को आगे क्यों नहीं बढ़ाना चाहती सरकार? जीरो का फार्मिंग कंसेप्ट दे देते हो, लेकिन उसके लिए व्यवस्था क्या करते हो? आप क्यों यूरिया को आगे बढ़ा रहे हो? क्यों बाहर की मोसेंटा जैसी कंपनियों को, पेस्टिसाइड वाली कंपनियों को बढ़ावा दे रहे हो? क्यों आप तरह तरह से अनुबंध कर रहे हो इंटरनेशनल लेवल पे, आरसीईपी टाइप के, कि नहीं भैया हम तो ये भी खरीदें? नहीं चाहिए ना हमको। हम चाहते हैं हमारे हिंदुस्तान का आदमी स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, और वो जैविक वो जो बीज थे हमारे बाप दादाओं के ज़माने के, ज्वार खत्म हो गए हमारे यहाँ से, पुराने ज़माने की मूंग की दाल खत्म हो गई, सब तो खत्म करते हैं। हर चीज़ का हाइब्रिड बीज है, नहीं चाहिए ना हमको लंबे लंबे लौकी, लंबे लंबे का क्या बोलते हैं, बैंगन, बीटी बैंगन की लड़ाई पूर्वजों ने इतनी लड़ी, तब जाके तो आज ये नाटक हुआ। हर बार कुछ आ जाता है, बीज ले। आखिर खेती के पीछे ये क्यों पड़े हैं? आपके माध्यम से ये भी बता देता हूँ। आप जो बार बार कहते हो हम आज़ाद थे, जो सरकार कह रही है ना उसमें हमारे ऊपर कोई बंद नहीं। तीनों कानून में आज़ादी इनको मिली, व्यापारियों को, ताकि इनका टैक्स बचे, ये भंडारण कर पाए, और अनुबंध खेती में। और सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आपने कहा कि 60 लाख 30 लाख करोड़ का कहा ना, पूरा फूड का रिटेल मार्केट 60 लाख करोड़ का है। दिसंबर 20 तक ये 60 लाख रिटेल का तो 60 लाख करोड़ के बिजनेस पे अब ये पेट्रोल डीजल तो परमानेंट रहने वाला नहीं है, तो अडानी अंबानी जी की रिफाइनरी का क्या होगा? कोल भी परमानेंट नहीं है, वो भी एग्जॉस्टेबल है। अब 60 लाख करोड़ के रिटेल के मार्केट पे इनकी नज़र है, क्योंकि इनके बच्चों को आगे बिजनेस तो करना ही है। पहले नेटवर्क में आ गए कि भैया मोबाइल चलाओ, तो BSNL बिठा दिया। अब खेती पे इनकी नज़र इसलिए क्योंकि वो 60 लाख करोड़ में इन्वेस्टमेंट किसका है? 30% अंबानी जी के इस इन्वेस्टमेंट में फेसबुक और उसका क्या बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट या गूगल का है, गूगल का। तो ये क्या कर रहे हैं? अब इससे क्या राष्ट्र की संपत्ति को हनन नहीं हो रही? ये भारी ताकतें हमला नहीं कर रही? मतलब अंबानी जी 100 रुपये अगर कमाएंगे रिटेल मार्केट में, उसका 30 रुपया फेसबुक और गूगल को जाएगा। ये कौन सा कानून है? ये चीज़ नहीं दिखती है देश की जनता को। पर सच्चाई ये है कि उनको अपने व्यापार बढ़ाने हैं, और व्यापार बढ़ाने के लिए 60 लाख करोड़ का मार्केट अडानी अंबानी जैसे लोग कैप्चर करना चाहते हैं। हम तो आपके माध्यम से कह रहे हैं, अडानी अंबानी की जागीर नहीं है, हिंदुस्तान हमारा है। जैसे कि अभी हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम एक कमेटी बनाएंगे। सरकार ये बोली कि अब किसानों ने क्या कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी, कमेटी में आने से मना कर दिया। देखिए कमेटी में कौन लोग हैं? हम सर्वोच्च न्यायालय का बहुत सम्मान करते हैं, बहुत आदर करते हैं, हमें से कोई भी उनकी अवहेलना नहीं करना चाहता, लेकिन हम तो कोर्ट गए नहीं थे ना इस कानून को लेके कि भैया हटाओ या लगाओ। हम तो अपने यहाँ टेंट तंबू में बैठे आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पे बैठे हैं। सरकार खुद कोर्ट गई, सरकार खुद ही कमेटी बना रही है, और कमेटी में नाम निकल के आते हैं किसके? जो पहले से सरकार के समर्थन में है। तो मतलब यार जो पहले से समर्थन में, वो हमको क्या न्याय दिलाएंगे? और उसमें तो किसानों के दबाव में एक आदमी कमेटी से जा भी चुके हैं। आप अच्छी बात है, उनकी अंतरात्मा जाग गई, हम उनको साधुवाद देते हैं, लेकिन दबाव तो था। किसका दबाव था? कि कल से भैया मुंह दिखाने तो जाना है। और आपके माध्यम सरकार को भी हम कह रहे हैं, ऐसा नहीं किसान उठ के यहाँ से चला जाएगा तो ये सब बातें लोग भूल जाएंगे। मेमोरी बहुत तेज़ होती किसानों की। कल इन लोगों का हमारे बीच में वोट लेने आना है। जो लोग हमको खालिस्तानी, आतंकवादी, पाकिस्तानी कह रहे हैं ना, ये कल से हमारे बीच वोट लेने आना है। तो भाषा की मर्यादा उतनी अच्छी होनी चाहिए जितनी अच्छी रहे, क्योंकि जैसा व्यवहार ये आज हमारे साथ कर रहे हैं ना, ऐसा ना हो कि इनका दूसरे प्रकार का कोई स्वागत अगली बार चुनाव में हो जाए। तो ये बात का ध्यान भी इनको रखना चाहिए। और दरअसल कमेटी का सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान है, लेकिन हम उनके पास नहीं गए थे, इसलिए हम ऐसी किसी कमेटी के पास नहीं जाना चाहते जिससे हमें न्याय की कोई उम्मीद ना हो। न्याय उससे मिलता है जो निष्पक्ष होता है। जब कमेटी के लोग निष्पक्ष ही नहीं है तो हम उनके पास क्यों जाएंगे? जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि क्या कहते हैं अब पुलिस के हाथ में है कि पुलिस किसान आंदोलन को दिल्ली में आने देती है कि नहीं। 26 तारीख आपकी रैली का आयोजन है, ट्रैक्टर रैली का पूरे दिल्ली में, तो क्या लगता है कि आप इस रैली के आगे जाएं? हमने साफ कर चुके हैं सभी किसान संगठन, दिल्ली में जाके लाल परेड पे जो परेड होती आई है उसको बिगाड़ने का किसान संगठनों का कोई उद्देश्य नहीं था। हम बाहर की आउटर रिंग रोड का जो डिसाइड हुआ है अभी तक, अभी 1-2 दिन में क्या होता है और नहीं, हम उस पर करेंगे अपना। भाई जवान अपना लाल परेड में परेड करे, किसान अपना सड़क पे परेड करेगा, तो इसमें बुराई क्या है सरकार को? रहा सवाल दिल्ली पुलिस का, दिल्ली पुलिस का जाने, अब उसकी जिम्मेदारी हम थोड़ी ले सकते हैं। ये सवाल आप दिल्ली कमिश्नर से करो। ये थे हमारे देश के पढ़े लिखे युवा किसान। देखना होगा कि ये लड़ाई अब कितनी और देर तक चलती है और कितना खिंचती है। हमारी आशा यही रहेगी सरकार और किसान कहीं एक बीच में आकर मिले और इसका जल्दी से जल्दी हल हो। मैं शुभम सिंह, कैमरामैन अरबाज के साथ, किसान भारती टीवी।